हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मध्यकालीन इतिहास लगातार हम पढ़े जा रहे हैं ना, और आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ठीक। और आपको पता है कि आपको कल हम खिलजी वंश पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक। खिलजी वंश खत्म हो चुका है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका क्या, तुगलक वंश। क्या पढ़ना है? तुगलक वंश। वो कैसे? जीके तो सरल लगती, जीके तो क्या लग रहा है, सरल लग रहा है। गुलाम वंश हम पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश हम पढ़ चुके हैं, और आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो शुरुआत करने जा रहे हैं तुगलक वंश। क्या शुरुआत करने जा रहे हैं? तुगलक वंश। और तुगलक वंश को शुरुआत करने से पहले आप हमें कम से कम 3 से 4 प्रश्नों का उत्तर दोगे और कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताओ, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न का उत्तर देना है और कमेंट के माध्यम से आपको कमेंट करना है, ठीक। कमेंट आपको करना है। और आप सबसे पहला प्रश्न आप हमें बताओगे, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहिब का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, ठीक। आपको क्या क्या बताना है? जन्म बताना है, जन्म के साथ साथ मृत्यु बताना है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, ठीक। 3 बातें आपको बताना है, ठीक। 3 बातें आपको बताना है, ठीक। और इसी के साथ साथ दूसरा प्रश्न जो आपको बताना है वो बताना है आपको मध्यकालीन भारत का समय। यानी कि जो आप मध्यकालीन आप पढ़ रहे हो वो जो टाइम पीरियड हम आपको बताए हैं वो कब से और कहां तक होगा, ये आपको बताना है, ठीक। बताना है, ठीक। और तीसरा आप बताओगे कि कासिम भारत कब आया, कासिम भारत कब आया। 3 प्रश्न का जवाब आप कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी बताइए, और वीडियोस को शेयर करते रहिए ना, वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और इस वीडियो का लाभ वो भी उठाएं ना। ऐसा ना हो कि आप ही वीडियो देखते रहें और शेयर ना करें ना। वीडियो अच्छी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले देख लोगे ना, सबके पास शेयर करना है, ठीक। शेयर करते रहिए। चलिए अब आगे क्या देखते हैं। अब आज 3 प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए, और इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ आज जो हम शुरू करने वाले हैं क्या, जीके तो सरल लगता है, और जीके जब आपको सरल लगेगा तब आप अजय सर के साथ बने रहेंगे ना, ठीक। अब देखिए, गुलाम वंश हो गया है, खिलजी वंश कल खत्म ही हो गया है। आज जो पढ़ना है वो तुगलक वंश, और तुगलक वंश को देखते हैं, और तुगलक वंश का शासन काल कब से कब तक चलेगा, और इसमें जो शासक होंगे कौन कौन से शासक होंगे, ठीक। ठीक है, देखिए क्या पढ़ना है हमें आज, जो पढ़ना है वो पढ़ना है तुगलक वंश। क्या पढ़ना है? तुगलक वंश, ठीक। तुगलक वंश का जो शासन काल चलेगा वो कब से कब तक चलेगा, 1320 से लेकर 1414 तक। कब से कब तक? 14 से 14 तक। कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा कि जो वंश भारत पर सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करेगा वो कौन सा वंश है ना, कौन सा वंश है, इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वो वंश है आपका तुगलक वंश। कितने वर्ष तक शासन करेगा? 94। अब आपको क्या कमेंट करना है कि ऐसा कौन सा वंश है जो सबसे कम दिनों तक ना, सबसे कम दिनों तक भारत पर क्या करेगा, शासन करेगा, आपको कमेंट करके बताना है। अभी आपको कल ही पढ़ाया गया है, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए, ठीक। शेयर करते रहिए ना, नहीं तो कसम नहीं चढ़ाएंगे। आगे देखिए, ठीक। तुगलक वंश का जो शासन चलेगा 1320 से 1414 तक चलेगा, और कितने साल तक चलेगा? 94 वर्ष तक चलेगा। कितने वर्ष तक चलेगा? 94 वर्ष तक चलेगा। इसी के आगे आप देखिएगा। अब इसमें जो शासक होंगे सबसे पहले आप उनको याद कर लीजिए। शासक तो कई सारे होंगे, 5 से 6 होंगे, 7 भी हो सकते हैं ना। 5 ऐसे शासक हैं जो माने जाते हैं ठीक ठाक, लेकिन हमें पढ़ना कितने के बारे में है? 3 के बारे में। जो पेपर के बारे में, जो पेपर में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं 3 शासकों के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। सबसे पहले जो होंगे वो कौन होंगे? जीएसटी होंगे।
सबसे पहले जो होंगे कौन होंगे, जीएसटी होंगे, शॉर्ट फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। जीएसटी को आप क्या कहोगे, गयासुद्दीन तुगलक। क्या कहेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, और गयासुद्दीन तुगलक के ही एक बेटे हैं जिसे आप कहोगे एमबीटी, जिसे आप क्या कहोगे, एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। आज कहानी सुनाएंगे हम आपको, और आज एकदम बढ़िया वाली कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक सबसे ज्यादा शिक्षित और योग्य व्यक्ति ना, जो कई सारे विषयों में महारत हासिल करके बैठा हुआ है ना, और एकदम शिक्षित और कई सारे विषयों में महारत करके बैठा हुआ है, तब भी आप उसे क्या कह रहे हो, पागल सुल्तान कह रहे हो ना। ऐसे आप कहोगे, आप भी तो बहुत पढ़े लिखे हो, आप भी बहुत पढ़े लिखे हो, क्या आपको कोई पागल कहने लग जाएगा क्या ना, कोई आपको ऐसे पागल नहीं कहेगा। लेकिन कुछ आपके ऐसे काम होंगे ना जिसकी वजह से आपको क्या कहा जाने लगेगा, पागल। वही हालत है एमबीटी के पास। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा ना, सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति है। लेकिन कुछ इसके द्वारा ऐसे काम किए गए, कुछ इसके द्वारा ऐसे काम किए गए जिन्होंने क्या कहा कि ये जो सुल्तान है ना, इसको पागल की उपाधि दे दी गई, यानी कि इसको पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और आपसे प्रश्न भी पूछता है कि पागल सुल्तान किसे कहा जाता है, ऐसा कौन सा शासक है जिसे पागल सुल्तान कहा जाता है। ठीक, यहां से क्वेश्चन भी होंगे, और दो हो गए। अब यहाँ पे आप पे जो तीसरे होंगे वो है एफएसटी। जो तीसरे हैं वो कौन है, एफएसटी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। आप हमारे साथ लिख रहे हैं कि नहीं, आप हमारे साथ लिखते रहिए, हम आपको लिखने के लिए टाइम ना आपको कम ही मिलेगा। आप, मुझे लगता है कि अगर आप हमारे साथ लगातार लिखते रहोगे ना तो आपको भी याद होता जाएगा, समझ में भी आएगा ना। आप एक बार हमसे सुनोगे, एक बार अपने हाथों से लिखोगे, एक बार और आप रिवीजन करोगे तो वो चीजें आपको बेटर वे में याद हो जाएंगी। ठीक, देखिए पहले जो जीएसटी है, जीएसटी को आपको क्या कहोगे, गयासुद्दीन तुगलक। दूसरे शासक एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरे शासक कौन होंगे, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक। चलिए आइए आप देखते हैं, और हम सबसे पहले एक कहानी देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक की, कि कैसे एक पुत्र, यानी कि ये जो गयासुद्दीन है ना, इन्हीं के पुत्र हैं एमबीटी ना, कि कैसे एक पुत्र अपने पिता को मार करके राजगद्दी पर शासन करेगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की कहानी आपने देखा था कि नहीं ना, वहां से आपसे प्रश्न क्या बनेगा कि अपने ससुर को मारकर राजगद्दी या फिर दिल्ली सल्तनत में बैठने वाला, दिल्ली पर बैठने वाला जो शासक हुआ वो कौन हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ना, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, आइए अब हम जो कहानी देखेंगे, आप इतना लिख लिए हैं, जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश में हम तीन शासक के बारे में पढ़ेंगे जो पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, और शासक और भी हैं लेकिन उनके बारे में पूछा नहीं जाता। ठीक, आइए सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, तुगलक वंश के बारे में देख ही रहे हैं। तुगलक वंश में आपके जो पहले शासक होंगे वो आपके कौन होंगे, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, कौन होंगे, गयासुद्दीन तुगलक। और आपको पता है तुगलक वंश का जो शासन चलेगा वो चलेगा 1320 से लेकर 1414। ठीक, अब आगे की कहानी देखिएगा। ठीक, देखिए ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, यही क्या है, संस्थापक है। ठीक, यही क्या है, संस्थापक है किसके, तुगलक वंश। अगर अब आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, तो आप बता लोगे कि नहीं, कौन है, जीएसटी। देखिए हम कहीं ना कहीं जीएसटी ही यूज करेंगे, कहें कि गयासुद्दीन तुगलक लिखना बहुत बड़ा सा हो सकता है, इसीलिए हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, जीएसटी यूज करेंगे। ठीक, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक, देखिए गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइएगा तुगलक वंश के जो संस्थापक हुए हैं वो कौन है, तो अब आप बता लोगे कि नहीं, कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। और इन्हीं गयासुद्दीन तुगलक के एक पुत्र हैं, गयासुद्दीन तुगलक के ही एक पुत्र है जिनका नाम है जूना खां। जिनका नाम क्या है, जूना खां। और यही वो जूना खां है, जब क्या करेंगे, जब शासक बनेंगे तब इन्हीं का नाम क्या हो जाएगा, एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक।
गयासुद्दीन के बेटे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं के बचपन का नाम क्या नाम है? जूना खां, ना समझिएगा। और जूना खां के ही एक गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। जूना खां के ही एक गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। ठीक, समझिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे है, देख लीजिएगा। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक हैं तुगलक वंश के। गयासुद्दीन के बेटे हैं जूना खां, जो बाद में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक बनेंगे। और इन्हीं के एक गुरु हैं, किसके गुरु हैं? धार्मिक गुरु हैं ना। ये कहां पर है? तुगलक वंश में है, लेकिन ये गुरु माने जा रहे हैं किसके? एमबीटी के ना। किसके गुरु हैं? एमबीटी के। ठीक, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? समझिएगा। अभी क्या होगा, अभी जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, अभी जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, इनका विवाद है निजामुद्दीन औलिया से। इनका विवाद है निजामुद्दीन औलिया से। और विवाद किस बात का है, इस बात को समझिएगा। ठीक, देखिए, यही निजामुद्दीन औलिया गुरु हैं जूना खां एमबीटी के ना। और यही निजामुद्दीन औलिया शत्रु हैं किसके? गयासुद्दीन तुगलक के। इन्हीं से विवाद है ना। क्या विवाद है, समझिएगा। गयासुद्दीन तुगलक यानी कि जीएसटी कहते हैं कि आप क्या करिए, आपके पास जितना भी पैसा धन दौलत है ना, जितना धन दौलत है ना, आप क्या कर दो, सारा का सारा धन दौलत, सारा का सारा धन दौलत आप कहां पहुंचा दो? राजमहल में पहुंचा दो। यानी कि हमारे राजमहल में आप पहुंचा दो। ठीक, कहां पहुंचा दो? राजमहल में पहुंचा दो। ठीक, लेकिन कहते हैं कि आप सूफी संत आदमी हो, धार्मिक आदमी हो, आपको पैसों की क्या जरूरत ना। सूफी संत आदमी हो, धार्मिक आदमी हो, आपको तो पैसे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। इतने धन दौलत सोने चांदी रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बात निजामुद्दीन औलिया को पता चलती है तो बहुत उदास हो जाता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। धन दौलत, क्या बाबा है तो धन दौलत नहीं रख सकते ना। तो फिर क्या होगा, और यही बात विवाद होते होते गयासुद्दीन तुगलक जो है वो चले जाते हैं बंगाल ना। वो चले जाते हैं बंगाल, और बंगाल जाते जाते इनको एक लेटर, एक पत्र लिख के भेजते हैं कि हमारे यहाँ से, यानी कि हमारे बंगाल से वापस लौटते, यानी कि जब मैं बंगाल से लौटूं ना, जब मैं बंगाल से लौटूं तो आप क्या करना ना, जब मैं बंगाल से लौटूं तो आपको क्या करना है, सारा का सारा धन, जितना भी धन है ना, वो किससे कहे? निजामुद्दीन औलिया से। जितना भी धन है आप क्या करना, हमारे घर पहुंचा देना, यानी कि राजमहल में पहुंचा देना। ठीक, इतनी बातें हुई। विवाद है किससे? निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक से। और जब निजामुद्दीन औलिया को एक पत्र आता है, तभी निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि हुनोज, यानी कि वो भी एक लेटर लिख के भेजते हैं, दिल्ली दूरस्थ, हुनोज दिल्ली दूरस्थ। और आपसे प्रश्न बनता है, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। हुनोज दिल्ली दूरस्थ कहने का मतलब यह है कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली आओ तो सही ना। अगर अब आपसे पूछा जाए कि हुनोज दिल्ली दूरस्थ किसके द्वारा कहा गया है, तो अब आप बता लोगे कि नहीं? तो अब आप बता लोगे कि नहीं? किसके द्वारा कहा गया है? निजामुद्दीन औलिया द्वारा कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। बंगाल से वो लेटर लिख के भेजते हैं तुगलक, यानी कि जीएसटी किसको? निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया भी एक लेटर लिख के भेजेंगे किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। और वो लिखेंगे हुनोज दिल्ली दूरस्थ। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भैया हुनोज दिल्ली दूरस्थ किसके द्वारा कहा गया था? किसके द्वारा कहा गया था? निजामुद्दीन औलिया द्वारा कहा गया था। ठीक, क्या कहा गया था? हुनोज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, आप दिल्ली आओ तो सही, आपको दिल्ली आने से पहले ही मैं मरवा दूंगा। ठीक, और इसका यही कथन सत्य भी होगा। समझिएगा कैसे। देखिए, आपको पता है ये बात कह दिए, लेकिन इसी के बाद जो निजामुद्दीन औलिया है ना, एक गुरु है किसके? जूना खां के, यानी कि एमबीटी की। और निजामुद्दीन औलिया कहते हैं जूना खां से कि आप जो हो ना, आप एकदम बढ़िया वाले शासक, राजा तो आपको बनना चाहिए, आपके पिताजी को नहीं।
ना, वो कह रहे थे कि शासक ना, शासक या राजा तो आपको बनना चाहिए ना, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, आपके पिताजी को नहीं बनना चाहिए, आपके पिताजी को नहीं बनना चाहिए। ठीक ठीक, यानी कि आपके पिताजी को नहीं बनना चाहिए, किसको बनना चाहिए, आपको बनना चाहिए। और यही बात होती है ना, और जब ये बात होती है तब जो एमबीटी है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, वो कहते हैं नहीं मैं अपने पिताजी को नहीं मार सकता ना, नहीं मैं अपने पिताजी को नहीं मार सकते, समाज के लोग क्या कहेंगे ना, इस साम्राज्य के जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि आप अपने पिता को ही मारकर राजगद्दी पे बैठ गए ना। ठीक, अब देखिए जब इतनी बातें होती हैं तो कहते हैं ठीक है आप नहीं मारोगे, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूं जिससे क्या है ना, लाठी भी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी ना। क्या होगा, वो कहेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब क्या होगा समझिएगा, देखिए गए कहाँ हैं, बंगाल में, आएंगे कहाँ, दिल्ली ना, रह कहाँ रहे हैं, दिल्ली में ना, और गए कहाँ है, बंगाल से, बंगाल से जब ये दिल्ली आते हैं ना, बंगाल से जब ये दिल्ली आते हैं तो तुगलकाबाद में ही क्या कर देते हैं, एक लकड़ी का महल बना देते हैं, तुगलकाबाद में ही एक लकड़ी का महल बनवा देते हैं। और जब वो आते हैं, आते रहते हैं, और जब तुगलकाबाद पहुंचते हैं तो वहीं एमबीटी पहुंचते हैं और कहते हैं पापा पापा मेरे लिए हाथी लेके आए हो, मुझे हाथी दिखाओ, मैंने हाथी नहीं देखी। कौन कहता है, एमबीटी कहता है। किससे कहते हैं, जीएसटी यानी कि अपने पिता से कहते हैं, पापा पापा मुझे हाथी दिखाओ, मेरे लिए हाथी लेके आए हो। और वो जैसे ही महल में जाते हैं, कौन, जीएसटी, तुरंत ही लकड़ी का महल गिर जाता है। यहां जो महल बनाया गया है, किसका बनाया गया है, लकड़ी का, लकड़ी का महल बनाया गया है। और लकड़ी के महल में जैसे ही जाते हैं, लकड़ी का महल क्या होता है, गिर जाता है। और लकड़ी के महल में ही दबने से मौत हो जाती है, किसकी, गयासुद्दीन तुगलक से। और आपका एक प्रश्न यहां से भी बनेगा कि लकड़ी के महल में दबने से किसकी मृत्यु हुई थी, तो किसकी मृत्यु हुई थी, गयासुद्दीन तुगलक। 3 क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं। पहला आपका जो संस्थापक होंगे तुगलक वंश के, कौन होंगे, गयासुद्दीन तुगलक होंगे। वहीं लकड़ी के महल में दबने से जिसकी मृत्यु होगी वो कौन हो गए, गयासुद्दीन तुगलक हो गए ना। और निजामुद्दीन औलिया का जिससे विवाद होगा वो कौन होंगे, गयासुद्दीन तुगलक यानी कि जीएसटी। इतना बात समझ में आया कि नहीं, इतनी बात समझ में आया कि नहीं। और यहीं से एक प्रश्न और बनेगा, हुनोज दिल्ली दूरस किसके द्वारा कहा गया था। यहीं से एक प्रश्न आपके लिए और बनेगा कि भैया हुनोज दिल्ली दूरस किसके द्वारा कहा गया था और किसके लिए कहा गया था। यानी कि हुनोज दिल्ली दूरस कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा, और किसके लिए कहा गया था, कमेंट के माध्यम से बताओ जल्दी, किसके लिए कहा गया था। और एक कहा गया था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक, किसके लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। अब समझिएगा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कुछ काम जो किए गए हैं उसको समझिएगा, ठीक। उसको समझने से पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो कहानी आपको बताया गया है आपको समझ में आया कि नहीं, कहानी आपको समझ में आया कि नहीं। थम्स अप करके आप तुरंत बताइए, थम्स अप करिए जल्दी, थम्स अप करके जल्दी क्या बताइए, कहानी समझ में आई कि नहीं। ठीक, आगे चले, इरेज कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए तुगलक वंश को देख रहे हैं, कुछ गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। इसी के बाद हम पढ़ेंगे एक पागल सुल्तान के बारे में, जिसे आप सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति और योग्य और शिक्षित व्यक्ति कहोगे। और वो कैसे ना, वो काम तो करना चाहेगा ठीक ठाक, लेकिन क्या हो जाएगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। समझिएगा किसको, जीएसटी, ठीक, किसको समझेंगे, जीएसटी को। अगर अब आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, जीएसटी, कौन है, जीएसटी हैं, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, ठीक, कौन है, गयासुद्दीन तुगलक क्या है, संस्थापक, ठीक। और आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि लकड़ी के महल में दबने से किस शासक की
मृत्यु हुई थी। तो किसकी हुई थी? जीएसटी की हुई थी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी। और आपसे एक प्रश्न और पूछेगा कि निजामुद्दीन औलिया से किसका विवाद था? तो किसका विवाद था? जीएसटी का। ठीक, संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, लकड़ी के महल में दबने से शासन किस शासक की मौत होगी? गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी। और निजामुद्दीन औलिया का किससे विवाद था? गयासुद्दीन तुगलक से। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? ठीक, आगे देखिए। और इनका जो शासनकाल चलेगा गयासुद्दीन तुगलक का, जीएसटी का, वो चलेगा 1320 से लेकर 1325 तक, यानी कि 1320 में क्या करेंगे? शासन करना शुरू करेंगे। 1325 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? लकड़ी के महल में दबने से। ठीक, लकड़ी के महल में क्या होगा? लकड़ी के महल में दबने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। और देखिएगा, और दिल्ली सल्तनत में एक ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने क्या किया है? सिंचाई के लिए नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया। अगर अब आपसे पूछ ले कि भैया सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरों तथा कुओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सबसे पहले तो आप क्या बताओगे? जीएसटी के द्वारा। किसके द्वारा? जीएसटी के द्वारा, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और इनके द्वारा एक काम और किया जाएगा, जो काम होगा, तुगलकाबाद शहर को बसाया गया। तुगलकाबाद शहर को बसाया गया। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया तुगलकाबाद शहर को किसके द्वारा बसाया गया है, तो अब आप बता लोगे कि नहीं ना? कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए, तुगलकाबाद शहर को किसके द्वारा बसाया गया है? जल्दी बताइए, किसके द्वारा बसाया गया है? जीएसटी के द्वारा। किसके द्वारा? जीएसटी के द्वारा। यहाँ जितने भी काम हुए हैं सब के सब किसके द्वारा हुए हैं? जीएसटी के द्वारा ना? किसके द्वारा? जीएसटी के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एमबीटी के बारे में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ना, जिसे पागल सुल्तान भी कहा जाता था। सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति तो था, लेकिन उसे पागल सुल्तान की उपाधि भी दी गई थी, यानी पागल सुल्तान भी उसे कहा जाता था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, लाइन नहीं खींचे हैं ना, लेकिन हम बोल भी रहे हैं साथ ही में ना। हम आपको अगर लिखवा रहे हैं तो उसके साथ बोल भी रहे हैं। आप आराम से लिखिए ना, हमारे साथ अगर आप लिखोगे तो आसानी से आप लिख लोगे। ठीक, आगे चलें। चलिए, अब आगे जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है, अब आगे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एमबीटी के बारे में। ठीक, तुगलक वंश के पहले शासक के बारे में यहाँ से और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एमबीटी के बारे में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं हम? तुगलक वंश पढ़ रहे हैं। ठीक, आगे देखिए। चलिए देखिए, अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का दूसरा शासक होगा, जो बेटे हैं किसके? गयासुद्दीन तुगलक के। गयासुद्दीन तुगलक किसके संस्थापक हैं? तुगलक वंश। ठीक, किसके? तुगलक वंश। ठीक, आगे देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन चलेगा वो 1325 से लेकर 1351। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन चलेगा वो चलेगा 1325 से लेकर 1351। ठीक, कहां से कहां तक चलेगा? 1325 से लेकर 1351। ठीक, 1325 से लेकर 1351। देखिए, अगर मैं आपको इससे पहले जो कहानी बताया था सब समझ में आया कि नहीं? इनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। किसके? एमबीटी के। देखिए, अभी जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इन्हीं को क्या उपाधि, क्या कहा जाता है? पागल सुल्तान। अगर अब आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि भैया पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है दिल्ली सल्तनत में, तो आप बता लोगे कि नहीं? तो आप बता लोगे कि नहीं? कौन है वो? कौन है वो? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अब आगे देखिए, पागल सुल्तान। और आपको एक बात क्या बताई गई है? ठीक, और आपको एक बात क्या बताई गई है कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा
पढ़ा लिखा ना, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति या फिर योग्य शासक कौन था? एमबीटी। ठीक, पहला क्या है? पागल सुल्तान ना, दूसरा क्या है? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा योग्य शासक कौन था? एमबीटी थे ना। कौन एमबीटी थे? और एमबीटी किसके पुत्र है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, किसके पुत्र है? गयासुद्दीन तुगलक के। अब आप इनकी कहानियां सुनिएगा कि आखिर इनको पागल क्यों कहा जाता है। अब आप इनकी कहानियां सुनिएगा और आप हमसे खुद ही कहेंगे हाँ सर ये कोई पागल व्यक्ति ही था ना, किसको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अब आप खुद ही कहोगे कि हाँ कैसे पागल थे, नहीं थे, होना चाहिए, नहीं थे ना, ये सारी बातें। ठीक, आइए देखिए अभी इन्हीं के द्वारा 4 से 5 काम किए जा रहे हैं ना। उसमें से सबसे पहला काम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? राजधानी परिवर्तन। क्या कर रहे हैं? राजधानी परिवर्तन। जो पहला काम ये कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? राजधानी परिवर्तन। समझिएगा, सबसे पहला काम जो किया जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, वो किया जा रहा है राजधानी परिवर्तन। ठीक, क्या किया जा रहा है? राजधानी परिवर्तन। और राजधानी परिवर्तन कहां से कहां तक? दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से कहां? दौलताबाद। समझिएगा, दिल्ली ठीक है, दौलताबाद कहां है आपका? महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र में। ये जो शासक है ना, ये कहते थे कि हम दिल्ली में रह तो रहे हैं, लेकिन आप समझिए हम भारत के चारों तरफ राज्य नहीं कर पा रहे हैं, राज नहीं कर पा रहे हैं ना, सभी लोगों की पहुंच नहीं है हमारे तक। इसीलिए क्या करना चाहते थे? ये पूरे भारत पर राज करना चाहते थे और चाहते थे कि चारों तरफ के लोग ना, यानी कि चारों तरफ के लोग, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि चारों तरफ के लोग कहाँ आ जाए? हमारे पास अपनी बात ना, अपनी बात करने के लिए उनको कोई दिक्कत हो तो वो आ सकते हैं हमारे पास। ठीक, आगे देखिए, इसीलिए वो क्या करते हैं? राजधानी परिवर्तन। और समझिएगा कि अभी क्या होगा ना, कि इनको क्यों पागल सुल्तान कहा जाएगा, आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा। ठीक, देखिएगा ये क्या कर रहे हैं? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए अभी जून का महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? जून का महीना चल रहा है। और आपको पता है महाराष्ट्र में गर्मी पड़ती है, सर्दी वहां बहुत ज्यादा नहीं पड़ती। जून का महीना चल रहा है। ठीक, और जो आपके सुल्तान है ना, कौन? एमबीटी, वो कह दिए कि भैया अब दिल्ली में बिल्ली भी नहीं रहेगी। अब दिल्ली में बिल्ली भी नहीं रहेगी, सबको कहां चलना है? दौलताबाद चलना है। दौलताबाद कहां है? महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र में है। जब जैसे ही कह दिए दिल्ली में अब बिल्ली भी नहीं रहेंगी, और खुद सुल्तान आदमी है, घोड़े पर बैठ जाएगा, यानी कि रथ पे बैठेगा और रथ पे खुद बैठ जाएगा और आराम से, और सारी जनता पीछे पगलाई धीरे धीरे पैदल पैदल आएगी। ठीक, खुद तो रथ में बैठ जाएगा, आराम से बैठते हुए घोड़े पर से जा रहा है, और जो सारी जनता है वो धीरे धीरे पैदल आ रही है। जून का महीना चल रहा है, गजब की गर्मी पड़ी जा रही है ना, और एकदम भयंकर गर्मी में पड़ जा रही है, जिसके कारण लोग चलते 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 चलते, और आपको पता है दिल्ली से महाराष्ट्र जाने में कितना टाइम लगेगा ना, 2 से 3 दिन, वो भी पैदल ना, जिसके कारण चलते 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 लोग पहुंचते तो हैं, और जैसे ही दौलताबाद पहुंचते हैं तुरंत ही राजा को पता चलता है कि इनकी आधी जनता गायब है। इनकी आधी जनता गायब है, यानी कि आधी जनता मर गई ना। क्या हुआ? आधी जनता मर गई। और यही बात जैसे ही सुनते हैं वो कहते हैं कि ठीक है अब क्या करो, फिर दौलताबाद से कहां चल दो? दिल्ली चल दो ना। दौलताबाद से कहां चल दो? दिल्ली चल दो। पहले तो आधे को यहां पर ला के मार दिया, आधे को तो यहां लाके मार दिया, और आधे जो बचे थे उनको यहां से फिर दिल्ली लाके मार दिया ना। अब आप कहोगे कि अच्छा व्यक्ति था कि नहीं, पढ़ा लिखा शासक था कि नहीं, खुद तो आराम से बैठ के वहां गया, आराम से बैठ गया, लेकिन सारी जनता इतनी गर्मी में पैदल चलते हुए, पानी की कमी ना, जिसके कारण क्या है, आधी जनता को जाते जाते मार दिए और आधी जनता को लौटाते हुए मार दिए। इसीलिए इनको क्या कहा गया? पागल सुल्तान। अभी तो पहला काम है इनका, राजधानी परिवर्तन अभी तो पहला काम है, अभी आपको बहुत सारे काम मिलेंगे। ठीक, देखिएगा, इतना समझ में आ गया कि नहीं?
ठीक, पहला काम क्या था, राजधानी परिवर्तन, और वो आपको समझ में आ गया। ठीक, पहला काम क्या था, राजधानी परिवर्तन। और राजधानी परिवर्तन आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके बताइए। और वीडियो तो आप देख रहे हो लेकिन शेयर नहीं कर रहे। आपका शेयर ना करना आप समझिए कि आपके लिए हानिकारक हो सकता है। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है, महाराष्ट्र। एमएच लिख दे रहे हैं, समझ लेंगे कि नहीं, ठीक, समझिएगा। ठीक, शेयर आप नहीं कर रहे हैं, वीडियो देखे जा रहे हैं, अरे शेयर कर दो भैया, काहे ना, लाइक भी करिए, शेयर करिए, टीसीएस पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। और इसी चैनल पर 6:30 बजे से आपको पॉलिटी की लाइव क्लासेस भी दी जा रही हैं ना, आप वहां पर भी लाइव आके जुड़िए। आपके लिए समझिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, लेकिन आप वो भी चैनल को शेयर करते रहिए ना, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा जरूर दबाइए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक, और आपके लिए समझिए जितना बेहतर हो सकेगा टीसीएस पाठशाला आपके लिए करेगा, बस आप लगे रहिए ना टीसीएस पाठशाला से, और जितने लोगों को जोड़ सकें आप जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक, आगे देखिए, अब इन्हीं के द्वारा एक और काम किया जाएगा। ठीक, पहला काम राजधानी परिवर्तन, अब देखिए दूसरा काम का किया जाएगा। ठीक ठीक, समझिएगा। अगर मैं कहूं कि आप एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अच्छा खासा आपने ग्रेजुएशन किया है, परसेंटेज अच्छे खासे बनाए, सभी व्यक्ति जानते हैं कि आप पढ़ने लिखने में बहुत तेज तैयार हैं, लेकिन आप क्या है, सड़क पे जब निकलते हैं और आप देखते हैं कि एक भिखारी व्यक्ति जा रहा है और आप उसी को पकड़ कहते हैं, ए जितना रखे है सब हमको दे दे ना, आप उसे बार बार कहते हैं कि आप जितना पैसा रखे हो मुझको दे दो ना, और आप उससे क्या कर रहे हो, सारा का सारा पैसा छीन ले रहे हो ना, उससे क्या कर ले रहे हो, आप सारा पैसा छीन ले रहे हो। अभी आप देख रहे हो वो खुद ही परेशान है, वो जो व्यक्ति है वो खुद ही परेशान है, कैसे न कैसे करके मांग करके खा करके अपना गुजारा चला रहा है, और आप क्या कर रहे हो, उसी से क्या कर रहे हो, पैसे मांगने लग रहे हो। बताओ क्या अच्छी बात है, हुई ना पागलों वाली हरकत। ठीक, अब देखिए जो दूसरा काम होगा वो क्या होगा, दोआब क्षेत्र पर कर को बढ़ा देना ना, यानी कि दोआब क्षेत्र पर टैक्स लगा देना। ठीक, दोआब क्षेत्र पर क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा दे रहे हैं। समझिएगा, दोआब क्षेत्र यानी कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, आपका दोआब क्षेत्र ना, क्या होगा वो आपका दोआब क्षेत्र। और दोआब के जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर खेती और उपजाऊपन अच्छा खासा होता है ना, वहां पर जो उत्पादन होता है वो बहुत बढ़िया से होता है। और यही बातें किसको पता थी, मोहम्मद बिन तुगलक को पता थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वहां पर अकाल पड़ी ना। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, और वहां के लोग खुद ही परेशान थे खाने को पीने को लेकर ना, वहां के लोगों को खुद ही खाने और पीने को नहीं मिल रहा था, जिससे वो खुद ही परेशान थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उस दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया ना, क्या बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। अब आप कहोगे कि नहीं कि पागलों वाला काम किए हैं कि नहीं, इसीलिए इनको पागल सुल्तान कहा जाने लगा कि नहीं ना, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति आपको कहलाएंगे। ठीक, लेकिन फिर भी काम कैसे हैं, समझ में आया कि नहीं। जब वहां के लोगों के पास खुद ही कुछ नहीं है तो वो देंगे क्या ना, जब वहां के लोगों के पास कुछ है ही नहीं है तो वो आपको देंगे ही क्या। ठीक, दूसरा काम क्या हो गया, दोआब क्षेत्र पर टैक्स को बढ़ा देना। ठीक, तीसरा काम देखिए, तीसरा काम समझिएगा, सांकेतिक मुद्रा। ठीक, देखिए ये जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक है ना, जो एमबीटी है ना, इन्हीं के द्वारा क्या किया जाएगा, सांकेतिक मुद्रा को चलाया जाएगा। क्या किया जाएगा, सांकेतिक मुद्रा को चलाया जाएगा। ठीक, क्या चलाया जाएगा, सांकेतिक मुद्रा को। ठीक, समझिएगा कैसे। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास एक पेज है ना, हमारे पास अभी नहीं है,
लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपसे ले लूं। देखिएगा, अगर मैं कह दूं ये आपका एक पूरा का पूरा जो पेज है ना, और इस पेज में कुछ नहीं लिखा है ना, जो आपका एक पेज है, मैं कह दूं यही आज से आपकी मुद्रा है ना, और इसमें ना ही तो कोई डेट है ना ही कोई डेट है, नहीं किसी की सिग्नेचर है, और ना ही किसी चीज का साइन है ना, यहाँ पर कुछ नहीं, ना ही राजा के ना ही किसी के यहाँ पर साइन है, और ना ही यहाँ कोई डेट लिखा हुआ है, ना ही कोई सिग्नेचर है। तो आप क्या करोगे, आप इसको घर में भी तो बना सकते हो कि नहीं ना। तो क्या होगा, जब ये सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे, कौन, एमबीटी द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा चलाया जाएगा, और वो मुद्रा ऐसी होगी कि कोई भी बना दे ना, उसको क्या कर सकता है, कोई भी बना सकता है। और जब ये बातें सांकेतिक मुद्रा चला ही दिए थे, और जब ये चला दिए थे, और जब लोगों को पता चला कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करने लगे, अपने घर में मुद्रा बनाने लगे। और यही बात जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली, तो वो क्या कहने लगे पता है, वो कह रहे हैं कि आप ना जितना भी मुद्रा है आप लेकर आओ हमारे पास ना, किसके पास, मोहम्मद बिन तुगलक के पास, और आप क्या करो, हमसे असली वाला लेके जाओ ना, आप लेके आइए हमारे पास नकली वाला, और हमारे यहाँ से क्या लेके जाओ आप, नकली वाला। हुआ कि नहीं पागलों वाला का, बताइएगा। आखिर क्यों पागल सुल्तान कहा जाने लगा ना, सांकेतिक मुद्रा चलाया आपने, और उसमें कुछ भी चीजें नहीं दी गई हैं, तो लोग घर पे भी बना लेंगे, जनता है ही ना, जनता जानते हो तुम लोग, जनता जनार्दन। ठीक, आगे देखिए, सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया था, एमबीटी द्वारा चलाया गया था, और एमबीटी इसमें भी विफल हुए थे, असफल हुए थे। चौथा काम देखिएगा, चौथा एकदम बढ़िया वाला है ना, चौथा जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सुरासान अभियान चला रहे हैं। जो चौथा काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सुरासान अभियान चला रहे हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं, जो चौथा काम कर रहे हैं वो सुरासान अभियान चला रहे हैं। अभी जाना नहीं है किसी को ना, लगातार बने रहिए टीचर पाठशाला से और शेयर करते रहिए। ठीक, अगला जो है सुरासान अभियान है, और ये प्रश्न में जरूर बनते हैं, ऊब के आपको भागना नहीं है, आपको पेपर में कहीं ना कहीं नंबर लाना है, मध्यकालीन इतिहास से आता है जरूर। ठीक, अगला क्या है, सुरासान अभियान। समझिएगा कहानी, सुरासान अभियान में क्या होता है, ये जो एमबीटी है ना, ये जो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्हीं के एक दोस्त हैं अफगानिस्तान में ना, इन्हीं के एक दोस्त हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में इनके जो दोस्त हैं ना, वो भी क्या है, शासक हैं और राजा हैं। ठीक, यही अफगानिस्तान के राजा कहते हैं एमबीटी से कि भैया हमें आपकी जरूरत है, कोई दूसरे देश का एक और राजा है जो मुझको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, जो मुझको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। ठीक, और यही बात जब एमबीटी इनसे सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, हमारे पास सैनिक है ना, हमारे पास सैनिक है, और हम आपको सैनिक ला के देंगे, और हम युद्ध भी करेंगे। और क्या करते हैं, 2-2 साल का वेतन भी एक्स्ट्रा दे देते हैं सभी सैनिकों को। कौन, एमबीटी। और एमबीटी जब ये सारी की सारी सेना लेकर यहाँ पहुंचते हैं अफगानिस्तान में ना, तो ये जो राजा है वो कहते हैं कि भैया अब हमारा और इनसे क्या हो गया है, मध्यस्थता हो गई है, बातचीत हो गई है, अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हुई ना पागलों वाली हरकत, आप तो सेना लेके चले गए, लेकिन वहां का जो राजा है वो मना कर दिया। अब समझिए, जब यहाँ लेके पहुंचे ना, जब यहाँ लेके पहुंचे वो मना कर दिए, तो क्या हुआ, ये अपनी सारी सेना को कहाँ लेके चले गए ना, कहाँ लेके चले गए, तिब्बत की ओर चले गए। और वहां भयंकर की सर्दी थी, और वहां पर जो चीन के सैनिक मिले ना, वहां पर जो सेना थी उन्होंने क्या कर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी सैनिक थे सभी को मार दिया, सभी को मार दिया। और वहां से राजा निकल के बच आए, एमबीटी वहां से बच के भागे। ठीक, हुआ ना पागलों वाला काम। पहला क्या किया है, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, सक्सेस नहीं हुआ, जितने लोग बचे थे पहले उनको मारा ना, पहले को लेके जाके मारा, फिर और सबको बाकी लौटा गया। दूसरा क्या है, दोआब क्षेत्र पर। तीसरा क्या है, सांकेतिक मुद्दा। चौथा सुरासान अभियान। ठीक, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, थम्स अप करके जल्दी बताओ, थम्स अप करके जल्दी बताओ, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। ठीक, और इनके बारे में एक बात और देख लीजिए। ठीक, इन्हीं के बारे में एक चीज और देख लीजिए, इन्हीं के द्वारा एक काम और किया जा रहा है कृषि विभाग के लिए ना, इन्हीं के द्वारा एक काम और किया जा रहा है। वो जो काम है
वो कृषि विभाग के लिए। ये जो काम है वो किसके लिए है? कृषि विकास के लिए क्या कर रहे हैं ना, एक और काम कर रहे हैं कृषि विकास के लिए ना, कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही ना क्या कर रहे हैं? अमीर ए कोही विभाग का स्थापना कर रहे हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए कि अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था ना, किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था ना? किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। एक बात और देखिएगा, यही वो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक जब इब्न बतूता भारत आए ना। इन्हीं में एक फैक्ट और है, जब 6ठे नंबर पे देखिएगा, इब्न बतूता ना, जो इब्न बतूता है ना, ये कहाँ से है? मोरक्को से। कहाँ से है? मोरक्को से है। और आपसे पूछा जाता है कि जो इब्न बतूता है वो किसके शासनकाल में भारत आए? तो किसके शासनकाल में आए? एमबीटी के। किसके? एमबीटी के, मोहम्मद बिन तुगलक के। और ये जो इब्न बतूता थे कहाँ से थे? मोरक्को से थे। इब्न बतूता कहाँ से थे? मोरक्को से थे ना। और किसके दरबार में आए थे? तुगलक दरबार में। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। और यही मोरक्को के द्वारा यानी कि इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? रहला ना। इब्न बतूता के ही द्वारा एक बुक लिखी गई, एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है रहला। ठीक। और आपसे अधिकांश में पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम क्या है? रहला है ना। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। इब्न बतूता कहाँ से था? मोरक्को से। और एक बात देखिएगा, यही वो शासक है जो हिंदू त्योहारों के ना, यही वो शासक है जो हिंदू त्योहारों में भाग लेता है, जैसे कि होली ना। जो हिंदू त्योहारों के भी, जब हिंदू का त्योहार होता है तो वहां पर जो भाग लेने वाला शासक होगा वो कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ठीक, कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा। और इतने सारे फैक्ट अगर आपने पढ़ लिया और आपने कहानी सुन लिया है तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर से कुछ आएगा। ठीक। और अब क्या होगा? और 1351 में अब जो आगे होगा वही 1351 में मृत्यु हो जाएगी किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक। अब इससे कहीं ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, वादा है मेरा। समझिएगा, राजधानी परिवर्तन पहला काम, दूसरा दोआब क्षेत्र पर, तीसरा सांकेतिक मुद्दा, चौथा सुरासान अभियान, पांचवा क्या कर रहा है ना? कृषि विकास के लिए अमीर कोही विभाग का स्थापना कर रहा है। और यही वो समय है, मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में इब्न बतूता भारत आया था ना। और इब्न बतूता कहाँ से थे? मोरक्को से थे। ठीक। और कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इब्न बतूता के द्वारा रहला पुस्तक लिखी गई है। और हिंद त्योहार में यानी कि हिंदू के त्योहार में भाग लेने वाला जो शासक होगा कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। शेयर कर रहे हैं कि नहीं? वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा। टीचर्स पाठशाला से आप जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए ना, ताकि ना हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको सारी बातें सिखाते रहें। और पेपर के अकॉर्डिंग सारी बातें हैं ना। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा। हम आपको सारे प्रश्न भी करवाएंगे, एकदम बेटर वे में सारे प्रश्न करवाएंगे। आपको बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक। टीचर्स पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।